जो बच्चे का एक्चुअल पैशन है ना, हाँ। उसको निखार के बाहर लाएं। अभी हम खुद ही पैसे दे रहे हैं और खुद ही भीख मांग रहे हैं जॉब से। ये जो 90s किड्स है ना, हाँ, इनके पेरेंट्स की भी गलती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हम मेनली जो आजकल फोकस हुआ पड़ा है, वो एक तो अच्छे नंबर लाने में, और दूसरा ये हो गया कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हमें स्कूल में या कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जा रहा कि पैसा कैसे कमाया है। तो इसमें आई थिंक बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है। ये आप मानते हो बात? जी बिल्कुल। और मैं ये सोचता हूँ कि इसका कहीं ना कहीं कारण या तो कम सैलरीज है या अनएम्प्लॉयमेंट है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जसकरण सिंह, और मैं आज इस पॉडकास्ट में, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, और इस पॉडकास्ट में हम ऐसी बातें करेंगे जो बहुत ही रियल लाइफ में मैटर करती हैं, लेकिन ये अनसॉल्व्ड हैं, अभी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ द लाइफ। और हमारे साथ जुड़े हैं मेरे अजीज दोस्त गुरप्रीत सिंह। सत श्री अकाल। सो गुरप्रीत, आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है? देखिए, हैप्पीनेस हर किसी के लिए अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अब कोई कहेगा भी मुझे ज़िंदगी में पैसा मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ओके। और कोई कहेगा भी मुझे मेरा प्यार मिल जाए, बहुत खुश हो जाएगा। बट द थिंग इज़, रियल क्वेश्चन इज़, क्या हैप्पीनेस परमानेंट है या सिर्फ एक मोमेंट के लिए है? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन हियर। तो गुरप्रीत जी, जो अब आपने बात बोली कि ये टेम्पररी है या परमानेंट है, तो ये हम डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, मान लो आपने कोई अपने लाइफ का गोल बनाया था, ठीक है? मान लीजिए गोल बनाया था। हाँ जी, गोल ओके, बनाया था। ओके, तो मान लीजिए आपने सोचा भी हाँ, मुझे अब पॉडकास्टर ही बनना है, ओके। ठीक है? मान लो आपने वो गोल अचीव कर लिया, आपके अच्छे फॉलोअर्स हो गए, आप वायरल होने लग गए। तो आपको एक मूवमेंट आएगी भी जब हाँ भी हाँ, अब बड़ी मज़ा आ रहा है इस चीज़ करने में। बट एक टाइम पे वो आप कहोगे भी हाँ ठीक है भाई, अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। बट वो चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी, वो जो खुशी है। आप कहेंगे फिर अब मुझे लाइफ में और गोल चाहिए, आप कहेंगे मुझे और फॉलोअर्स चाहिए, या फिर आपको कुछ भी गोल डिफरेंट होते रहते हैं लाइफ में। अब मैं कुछ गोल बना लूँ कि हाँ मुझे एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना है, तो मान लो मैं बन भी जाता हूँ एक टाइम पे, बट मैं उसको 10 साल 20 साल लेके उसको परस्यू नहीं करता जाऊँगा। मैं 10 साल तक खुश नहीं रहूँगा उस चीज़ से, मुझे और कोई चीज़ चाहिए होगी। तो ये चीज़ है भी, ये मेरा मतलब था भी हाँ भी, खुशी परमानेंट नहीं होती है। तो गुरप्रीत जी, एक चीज मेरे को फिर और बताइए, क्या परमानेंट खुशी हो सकती है? वेल, दैट्स अ रियली डीप टॉपिक। ओके। आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपकी खुशी किन चीज़ों में है। अगर आपकी खुशी गोल्स में है, या आपकी खुशी किसी कह सकते हैं हम, तो जैसे आपकी अगर खुशी किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है, आप उसको चीज़ को पालोगे, बट वो चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। ओके। आपको आपको मान लो मुझे लैपटॉप चाहिए, बहुत अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, मैंने वो खरीद लिया, बट एक टाइम पे आप बोर हो जाओगे उस लैपटॉप से। कल को कहोगे आप मुझे इससे अच्छा लैपटॉप कहीं और दिख गया आपको, फिर आप कहोगे मुझे वो चाहिए। तो वो चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। और आपकी खुशी, और आप अगर आपकी खुशी इन चीज़ों में है कि हाँ कि मेरा परिवार अच्छा रहे, ठीक है, और अगर मेरे अंदर की शांति रहे, ठीक है, डिप्रेशन ना हो, कुछ भी हो, तो ये चीज़ें थोड़ी अगर मेंटेन रहेगी, तो इसमें अगर आपकी इसी में खुशी है, तो ये आपकी चीज़ लॉन्ग लॉन्ग टर्म पे हम कह सकते हैं भी हाँ रहेगी, अकॉर्डिंग टू मी। ओके। लेकिन गुरप्रीत जी, आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी हाँ जी। कि जैसे हम खुशी को खुद डिफाइन करते हैं। आपने बोला जैसे किसी की कोई लव लाइफ है, उसको उसका प्यार मिल जाए तो वो खुश होगा। बिल्कुल। तो मतलब उसकी खुशी सिर्फ उस पे ही डिपेंडेंट है। मगर जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं कि उसका प्यार अगर
छिन जाए उससे, तो फिर मतलब वो कभी खुश नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। तो इसका मैं ये आपको जवाब देना चाहूँगा कि मान लीजिए उसकी कोई, जैसे आपने कहा कि हाँ वो छिन जाती हैं या उसे छोड़ के चले जाती है, ऑफ कोर्स तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है, जो कि हर ह्यूमन बीइंग का एक बड़ा नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं या वो हमारे साथ रहे, ठीक है, उससे हम हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। बट द थिंग इज़, महीने होगा, 2 महीने होगा, बट मान लो साल भी हो गया, और कईयों को 4-5 साल भी लग जाते हैं, ठीक है, वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है टाइम, ठीक है, बट एक टाइम पे वो आएगा कि हाँ, जब उसके आएगा कि यार ठीक है वो चलेगी, बट आई हैव टू मूव ऑन इन माई लाइफ, राइट। ओके गुरप्रीत जी, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो मैंने मतलब खुद एक्सपीरियंस की है ना चीज, जो मतलब मैंने देखी भी है ये, कि जब ऐसे होता है तो वो अपने वर्क पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अपना काम ही नहीं कर पाता, तो वो उस चीज से कैसे उभरे? देखिए, ये चीज़ काफ़ी टॉपिक्स को एक हमें जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, तब जाके ये तो जोड़िए। जी बिल्कुल बिल्कुल हम जोड़ेंगे। देखिए, जब बंदा सैड होता है ना, मतलब उसे ऐसा एक शॉक मिला, उसके बहुत ज़्यादा डीप शॉक होता है भी, हाँ, जिससे जो जो हमारे पास एक तरह सा एक हमारी दुनिया सी छोटी सी वो टूट गई है एकदम से, ठीक है, तो हम बंदा कंसंट्रेट भी नहीं कर पाता, ठीक है, उसे ये लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, पर पर्पस ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसे एक पर्पस की ज़रूरत होती है। जब तक किसी इंसान के पास कोई पर्पस नहीं है, वो काम कैसे करेगा? तो पर्पस ढूंढा कैसे जाए? देखिए, ये नहीं मैं कहूँगा कि ये चीज़ बहुत आसान है, कहने में बहुत आसान लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बट ये चीज़ बहुत मुश्किल है। बट यू हैव आप अपने आप को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप कोई चौथा बंदा आके हमें हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल के टाइम पे अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, चौथा बंदा करेगा, मैं करूंगा भाई, मैं इन्हें चैनल इसीलिए खोला है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द थिंग इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन कंटेंट, ओके। ठीक है, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। रियल लाइफ में दोस्त मिलने, अच्छे दोस्त मिलने बहुत मुश्किल है, और जिनके पास हैं वो बहुत लकी हैं, यार तू बहुत लकी है यार। ठीक है। हाँ, वो तो मैं हूँ, ठीक है। तो बात ये है भी, जब तक आप खुद के मोटिवेटर नहीं बनोगे ना, तब तक आप इस चीज़ से मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने कईयों को देखा 10-10 साल अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठे हैं लोग, ओके। ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, वो 12th की बात है, नहीं 9वीं 9th की बात है, शायद तुम्हें याद हो, तो हम नाम तो नहीं लेंगे ऑब्वियसली। तो वो बंदा एक पीछे लड़की के पीछे लग गया था। तो क्या हुआ भी, अब तक अभी भी मैं उससे पूछूं ना, तो वो कहता भी यार मुझे उसकी याद बहुत आती है यार। हालांकि हालांकि वो इतना डीप नहीं था, क्योंकि उसकी लड़की वन साइडेड था, सबसे बड़ी बात वन साइडेड था, वो लड़की उससे नहीं करती थी, बट फिर भी स्टिल ही सेज कि मैं आई कांट मूव ऑन। तो आपको अपने आप का मोटिवेटर बनना पड़ेगा, तब जाके आपको इन चीज़ों से थोड़ा उभरना शुरू करोगे। और मैं ये नहीं कहता ये महीने में हो जाएगा या हफ्ते में हो जाएगा, आपको साल भी लग सकते हैं। लेकिन इसका जो हीलिंग का प्रोसेस है, वो हम शुरू कैसे कर सकते हैं गुरप्रीत जी? देखिए मेरी बात हम्म समझिए आप। एक्चुअली जब हम इस डंप में होते हैं ना, हम्म, हमको खुद ही एहसास नहीं होता कि हम इस गटर में जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमको एहसास ही नहीं है कि हम उस गटर में हैं, तो उस गटर से निकलें कैसे? मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है आपसे। तो मैं देखिए, आजकल की लाइफ में हमारे पास जो मीडिया एंगेजमेंट बहुत है, ठीक है, हम रोज़ इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें सुननी पड़ेंगी जिनसे हम थोड़ा बहुत मोटिवेट हो सकें। जैसे हम आपके अब जैसे आपका चैनल है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, इन सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो क्योंकि अगर डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन हमें कहीं से मिलेगा नहीं, तो हम कैसे मोटिवेट होंगे कि हाँ यार लाइफ में कुछ करना है या मूव ऑन होना है। तो गुरप्रीत जी हम सॉरी मैं आपको जी काट रहा बिल्कुल। हूं। देखिए
मैं जो समझता हूँ ना, जो मैंने अभी तक फील किया है कि मोटिवेशन हमको बनाना पड़ता है। हम सामने वाले से लेंगे, 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो मोटिवेशन फिर खत्म हो जाती है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जी हो बिल्कुल। सकता है हो कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से हमको सिस्टम ही बनाना पड़ेगा एक। जैसे जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन आती नहीं है, लानी पड़ती है। जी बिल्कुल। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन तीसरे दिन हम कहेंगे यार क्यों उठ रहा हूं मैं सुबह 5 बजे, क्यों उठ रहा हूं। तो मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूं। और अगर हमारे पास सिस्टम होगा, जैसे मेरी एक वीडियो आने वाली है कुछ समय में कि द जॉय ऑफ एफर्टलेस एक्शन, अच्छा। उसमें मैंने ये बताया है कि हम डिसिप्लिन बिना रहते हुए भी एफर्टलेसली काम कर सकते हैं। अच्छा। तो मतलब मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट के बाद वो वीडियो कुछ दिनों में आएगी, तो आप जरूर देखिएगा। जी बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बहुत मतलब बनाया। मेरे को ये पर्सनली बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को ये दिमाग में आई बात कि मैं अच्छा। एफर्टलेस एक्शन क्यों नहीं ले रहा, कि मेरे को डिसिप्लिन की जरूरत क्यों पड़ रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है? तो जब बंदा काफ़ी टेंशनों से घिरा होता है, डिप्रेशन से घिरा होता है, तो मेनली वो एक तो हो जाता है बहुत ज़्यादा आलसी, ठीक है? सोता रहता है, जो आएगा वो खा लेगा, ठीक है? ज़्यादा खाएगा जिससे हमें नींद ज़्यादा आती है, ठीक है? सुबह हम हैवी नाश्ता करेंगे तो नींद ज़्यादा आती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि हमें एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब राइट डाउन करना है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं इसी सिचुएशन ऐसी रिलेटेड सिचुएशन में था तो मैं कैसे निकला इस चीज़ से। तो मैं किसी यूट्यूबर से ही मैंने भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन ज़रूर लिया था, ठीक है? तो उनका एक सिस्टम था, मैंने बाय किया सिस्टम उनका, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था। उसमें मैंने अपने गोल्स डाले, ठीक है? डेली गोल्स डाले, ठीक है? तो हम एक तो होता है ना कि हमने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया कि हाँ, कि हम एक दिन ये बनेंगे, ठीक है? एक होता है भी डेली के गोल्स। अगर हम एक सिस्टम बनाए कि हमें रोज़ के गोल्स लिखने हैं, कि आज मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी है और इतना मुझे पढ़ना है और इतना मुझे इंटेलिजेंट बनने के लिए कोई एक्टिविटी करनी है। तो हम 3 कैटेगरीज़ बना सकते हैं कि मान लो हमने ये कैटेगरी बना ली कि मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिच बनना है, तो उसके लिए मैंने एक एक्टिविटी ऐड कर दी, उसमें भी आज के दिन ये एक्टिविटी करनी है जो मुझे रिच बनाएगी इन फ्यूचर, ठीक है? और दूसरी कैटेगरी हमने रख ली कि फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है? या स्ट्रॉन्ग भी नहीं कह लो, हेल्दी बनना है, फिट बनना है, तो उसके लिए मुझे ये एक्टिविटी करनी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? तो तीसरी कैटेगरी होगी कि इंटेलिजेंट बनना है, ठीक है? तो इंटेलिजेंट के लिए ये एक्टिविटी होगी। तो ये 3 कैटेगरीज आप बना सकते हैं, रोज़ के गोल्स इसमें डालिए, ठीक है? और ये मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप हफ्ता करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वो होने लग जाए कि यार अब आलस आ रहा है, थोड़ा सा अब मुश्किल हो रहा है। बट द थिंग इज, आपने अपने वॉइस नोट कर लिए हैं, जब जैसा कि मैंने पहले कहा। तो ये तो आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ना, कि हमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। देखिए, हैबिट बनानी है तो एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। नहीं, ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल सही सहमत हूं इस बात से, क्योंकि जो एक्चुअली हमारा सिस्टम बनता है ना, हाँ। वो बनता डिसिप्लिन से ही है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम 2 या 3 हफ्ते, जैसे 21 दिन का रूल है हाँ जी, हाँ कि जी। 21 दिन हम कुछ भी करें हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो हम्म। 21 दिन सिर्फ डिसिप्लिन से काम करना है। अगर 21 दिन के बाद भी नहीं हो रहा ना, तो फिर वो आपके काम ही नहीं है। हाँ। फिर अगर 21 दिन के बाद भी आप अनप्रोडक्टिव हो, फिर वो आपका काम नहीं है, सॉरी। जी बिल्कुल। क्योंकि आई एग्री। 21 दिन के बाद मैंने खुद ये पर्सनली ट्राई किया है। मतलब जैसे कि मैं रोज अब वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को आई थिंक 21-22 दिन हो गए हैं। तो मेरे को खुद फील होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी पिछले हफ्ते मैं बीमार हो गया था, जी। हॉस्पिटल में भी एडमिट था मैं। हम्म। लेकिन मेरे को अंदर से ऐसे हो रहा था कि यार मैं काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ। मेरे को अंदर से आग लग रही थी। हाँ।
तो ये मतलब एक आप इंडिकेशन इसको ले सकते हैं। अभी अगर आपको 21-22 दिन, आप 40 भी लगा लीजिए, अगर उसके बाद आपको ये फील नहीं हो रहा है ना कि अगर आप फ्री बैठे हैं और आपको फील नहीं हो रहा कि हाँ यार मैंने आज काम नहीं किया, तो आप समझ लें आप थोड़ा सा पास से अलग हैं। ये एक आपका इंडिकेशन हो सकता है कि आप सही से आप डिसिप्लिन थोड़ा कर क्लियर रहे हैं। करेंगे किस चीज से अलग हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मान लो आपने जैसे कहा कि हाँ मैं डिसिप्लिन से मैं चल रहा हूँ 21 दिन के लिए, ठीक है, और आपने कहा कि उसके बाद आपको ऐसा फील हो रहा था हॉस्पिटल में बैठे भी मैं काम नहीं कर रहा यार, ठीक है, तो वो एक आप एज अ इंडिकेशन ले सकते हैं। अभी अगर आपको 21 दिन के बाद ये सब करने के बाद भी आपको ये चीज़ फील नहीं हो रही है जो आपने की है, तो आप कह सकते हैं कि आपने प्रॉपरली इस चीज़ पे काम नहीं किया। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि कई बंदे ऐसा भी कहते हैं मैंने 21 दिन तक ये किया पर उसके बाद हुआ नहीं। अच्छा गुरप्रीत जी, आपकी इस बात से ना मेरे को एक एग्जांपल याद आई। हाँ जी। मेरे को ना ऐसे ही एक बंदा मिला, अच्छा। ठीक है, वो मेरे को बोलता 21 दिन क्या, मैं तो बचपन से पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो अभी भी आदत नहीं पड़ी। क्या बात है। चलो वो तो हर किसी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर उसका स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाई कैसे बनेगा। हाँ, तो वही वही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि हाँ अगर मैंने भी अभी पिछले थोड़ी देर पहले यही बात की, अगर 21 दिन के बाद भी आप अनप्रोडक्टिव हो ना, तो हाँ, वो चीज आपके लिए नहीं है, नहीं बनी है वो बिल्कुल। आप कुछ और ढूंढिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही यही तो मैं कहना चाह हाँ रहा बहुत था। अच्छी बात की है आपने। चलो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं डिस्क्राइब ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो गुरप्रीत, एक मैं और बात पूछता हूँ। अब ये तो हो गई बात हैप्पीनेस की, जैसे हम खुद काम जब करने लगते हैं हमको खुशी आनी खुद शुरू हो जाती है ना, ये तो माफ़ कीजिए मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं इस और टॉपिक में थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करना बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल। कि अगर आप जैसे हैबिट्स की बात हो रही थी, तो ठीक है, हम ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जो भी है मोटिवेटर्स हैं, वो ये एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि आपकी ब्रेन की रीवायरिंग हो जाएगी, आप जैसे ये कहते हैं। तो रीवायरिंग, रीप्रोग्रामिंग। हाँ रीवायरिंग या रीप्रोग्रामिंग होती नहीं है। ओके। ठीक है, क्या आप इसका मतलब जो ये निकल रहा है ना, हमारे जो अंदर ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा से बन रहे हैं। दोबारा से नहीं बन रहे, वो गुर डेवलप होते हैं। गुरप्रीत जी, मैं आपको समझाता हूँ, ये मैंने भी ये साइकोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ा है। हम्म जो न्यूरॉन्स है ना, एक कोट है, द न्यूरॉन्स दैट आर फायर टुगेदर आर वायर टुगेदर। हम्म ओके। तो जो मैं समझता हूं कि जैसे 21 दिन हम दिमाग को ये चीज बता रहे हैं कि हम्म। ये काम तुझे करना ही है, हाँ तो वो हाँ। न्यूरॉन्स वैसे रीवायर होना शुरू हो जाते हैं। मेरे हिसाब से इसको रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि रीवायरिंग नहीं होती है वो। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि वो जो न्यूरॉन्स हैं, हम कौन को नए न्यूरॉन्स डेवलप कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं अभी हम नए न्यूरॉन्स नई हैबिट डेवलप कर रहे हैं, नए न्यूरॉन्स डेवलप कर रहे हैं। वो चीज़ कहीं गई नहीं है, वो आलस आलस हमारे अंदर ही है। वो जो आप कह रहे हो भी अगर हम रीवायरिंग करें, वो रीवायरिंग नहीं हुई, क्योंकि पुरानी हैबिट्स तो हमारे अंदर ही हैं अभी भी। ठीक है, आलस तो मुझे अभी भी आता है कभी कभी। ठीक है, काम करते हो आप रोज, कभी कभी होता है अभी हाँ यार आज मन काम करने का मन नहीं है। सॉरी गुरप्रीत जी, अब मैं आपको काट रहा हूं। हाँ जी। आप इस जगह पे गलत हो। आप बताइए कैसे। कैसे? ठीक है, आपने बिल्कुल बात सही कही कि हमको आलस आता है, हाँ। लेकिन जब हम 21 दिन वो चीज कर लेते हैं ना, तब हम उस आलस से उठना सीख जाते हैं। मतलब हम उस आलस से उठ के खुद काम करने की हमको इच्छा जागती है, जो मैंने फील किया है। वरना वैसे तो मैं बेड पे पड़ा रहता था सारा सारा दिन, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था, भाड़ में गई दुनिया। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब मैं अगर 5 मिनट भी फ्री बैठ रहा हूं ना, मेरे को हाँ अंदर से कुछ होता है कि यार मैं क्यों फ्री बैठ रहा हूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, ब्रेन तो मेरे हिसाब से रीवायर होता है, और मैं इसको इसलिए इतना डिफेंड कर रहा हूं क्योंकि मेरी आगे वीडियो आ रही है इस पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए गुरप्रीत जी, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। जी जरूर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे जो एक इंसान है वो कभी दुख फेस करता है या कभी हैप्पीनेस फेस करता है, जी बिल्कुल। ये आप मानते हो ना? जी तो बिल्कुल। ये तो हर इंसान की जिंदगी में है। हाँ जी हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि ये सब इंसान अपने आप पर खुद कर रहा होता है या ये सब प्री डिफाइंड है? क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ये। तो आप छोटा करके बताइए। वही करना तो मुश्किल है जी। तो कोई बात नहीं, बड़ा बता दीजिए, टाइम तो है ही हमारे पास।
देखिए आपने आप अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे एक इंसान की लाइफ की हैपनिंग्स होती हैं, हाँ जी। हर इंसान की लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो क्यों होती है? क्या वो प्री डिफाइंड है? देखिए अगर हम धर्मों वाली साइड जाएं तो वहाँ से जवाब ये मिलता भी हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशंस हमें मिलती हैं। किसी ने कुछ अच्छा कर्म किया किसी ने किसी की हेल्प किया है तो उसको इन फ्यूचर अच्छा उसी का रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। ठीक है। तो बट ये हो गया धर्मों की साइड से। मेरा पर्सनल जो व्यू इस चीज़ पे है कि मैंने कुछ चीज़ें स्टडी करने की कोशिश भी की हैं, गुरबानी से भी, इवन गुरु ग्रंथ साहिब जी से, उनमें से भी रेफरेंस ली है। तो वहाँ पे तकरीबन तकरीबन हर धर्म ग्रंथों में ये जरूर कहा है कि जो होता है मालिक की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है। ओके। ठीक है। तो वो ये कहा जाता है कि अगर कहीं फ्लड्स भी आए हैं, ठीक है, तो कहीं तबाही हुई है या क्लाइमेट या जो भी है, ठीक है, तो उसी के हुक्म में होता है। हम इस तो इसका मतलब हम ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है वो ऑलरेडी रिटन है, उनकी उनकी विल से अकॉर्डिंग हो रहा है। पर फिर कंट्रोवर्सी यहाँ आ जाती है कि क्योंकि कुछ इंसान कहता है कि हमारे हाथ में भी कुछ है, कि हमारे हाथ में कर्म है हमारे, कि हम कर्म जैसे करेंगे वैसा हमारा फ्यूचर बनता जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अभी कुछ इंसान कहते हैं कि जो होता है वो भगवान ही कर रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में कर्म है, हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलता जाएगा। आपके क्या राय है इसमें, कि कर्म है हमारे हाथ में कि नहीं? आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं यहाँ तो आप मुझे फंसा दीजिए, आप मेरे से पे। पूछ लीजिए। पहले आप बताइए फिर हम बताएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो हमारी इतनी औकात ही नहीं है हम्म। कि हमारे कर्म हमारे हाथ में हो। मैं आपसे एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहता हूँ, जो मैं ये फील करता हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे गुरबाणी में लिखा गया है, हाँ जी। कर्मी आवे कपड़ा, हाँ जी। हाँ जी। नदरी मोख द्वार। हम्म। कर्मी आवे कपड़ा का मेरे हिसाब से तो ये मतलब निकलता है हम्म। कि जैसे इंसान ने इस धरती पे आके वो कर्म करने हैं, हाँ जी। उसके हिसाब से उसको बॉडी मिलेगी। कपड़ा बॉडी ठीक को है। बोला गया ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक मेरे है। हिसाब से तो कर्म जो है वो प्री डिफाइंड ही है। हमारे कर्म भी प्री डिफाइंड है मेरे हिसाब से। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहूँगा इसी बात पे क्योंकि मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। ओके। क्योंकि अगर मैं अभी लाइव पे दिखाना चाहूँ तो मैंने एक ना गुरबानी की लाइन ही सेव करके रखी थी। तो मैं आपको अभी रीड करके बताता हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ये, कि बेसिकली उसमें ये लिखा हुआ है कि उसका मतलब ये है कि जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, तो कुछ हमारे बेसिक जो कहते हैं बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का अलग बिहेवियर होता है। एक सिचुएशन में अलग अलग बंदों को डालोगे, हर किसी का अलग रिएक्शन होगा। ठीक है। तो उसका बेसिक एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, भी हाँ ये सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो वो जो क्वालिटीज़ हैं वो भगवान शुरू से हमारे पास लिख के भेजता है। ठीक है। और ये गुरबानी में भी बकायदा लिखा हुआ है। तो मैं अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो जी मैं जी आपको बिल्कुल। निकाल के दिखा टाइम सकता ही हूँ। टाइम है सर हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो वो जो मैं आपकी गुरबानी की लाइन की बात कर रहा हूँ, अंग की बात कर रहा हूँ, तो ये लिखा है कि जैसी कलम उड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास। इसका मतलब ये है कि वो भगवान ने, उस परमात्मा ने हमारे मतलब जो जो बच्चा जन्मा है उसके माथे पर कुछ लेख लिख के भेजे हैं ऑलरेडी। तो उसको जब मान लो मेरी कल डेथ हो जाती है, ठीक है, नेचुरल सी चीज़ है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। ठीक है। तो जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कर्म किए हैं वो उसी कर्मों के अकॉर्डिंग मुझे मेरी बॉडी मिलेगी। तो हर एक पर्टिकुलर बॉडी जैसी दिखती है उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर भी होगा जो भगवान ने बना के भेजा है। क्योंकि हम अब देखते हैं भी बच्चों में भी सब अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं सबके। कोई बच्चा होता है भी कोई ज़्यादा लोगों के पास जाता नहीं है, कोई बच्चा होता है भी हर किसी के पास चला जाता है।
तो कुछ तो है ना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इसका नेचर ऐसा होगा, तो जिसके हम कह सकते हैं कि उसकी पूरी लाइफ ऑलरेडी डिसाइड हो गई है कि क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में जाएगा तो ये ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ, ऑलरेडी ये है, भी डिसाइडेड है। तो एक्सीडेंट्स डिसाइडेड है? जो एक इंसान की जिंदगी में एक्सीडेंट्स होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, वो भी प्री डिसाइडेड है? जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, लाइव नहीं मतलब देखिए, अपने। मेरे को जवाब पता है कि है, लेकिन मैं हाँ आपसे जानना चाहता हूँ क्यों। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको देखिए कुछ इवेंट्स मैं अभी तक जो मैंने समझा है, मेरा पर्सनल व्यू है कि कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं, कि ये बंदा यहाँ जाके ठुकेगा ज़रूर। ठीक है, बट कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाती हैं। जैसे कि अब मैं कोई डिस्कशन कर रहा था किसी के साथ बैठ के, मेरे को घर से फ़ोन आया जा रहा था बार बार। ठीक है, तो मैं उठा नहीं रहा था क्योंकि टॉपिक काफ़ी डीप चल रहा था, तो मैं चाहता था भी मेरा फ्लो ना टूटे, तो मैंने नहीं पिक किया। कम से कम 5-6 मिस कॉल होगी, तब मुझे थोड़ा सा होने लगा भी यार कोई एमरजेंसी ना हो। ठीक है, तो मैंने बीच में रोका उन्हें जिनके साथ मैं डिस्कशन कर रहा था, तो मैं गया फ़ोन किया, तो कुछ ऐसी बात हुई, बात बड़ी सिली सी थी, बट बुला रहे थे घर वाले, मुझे जाना पड़ा। मैं वो कन्वर्सेशन बीच में छोड़ के चला गया। अब वो जो जिस बंदे के साथ कर रहा था, वो भी उसका भी तो काफ़ी इंटरेस्ट था ना उस चीज़ में, तो पर वो उसका उसका भी मूड ख़राब हुआ भी यार बीच में छोड़ के चला गया यार। मैं गया, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो मैं इस चीज़ को ऐसे परसीव कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को हिट कर रहे हो, किसी को इमोशनली हिट कर रहे हो, या किसी की एनर्जी को हिट कर रहे हो, तो उसका भी रिजल्ट ये हो सकता है कि आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए या छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए आपके लाइफ में। गुरप्रीत जी, मैं आपकी बात समझ गया, हाँ जी। लेकिन अगर हम किसी की अब एनर्जी हिट कर रहे हैं, तो हम्म। वो भी तो प्री डिसाइडेड ही है, वो भी तो प्री डेस्टिन्ड ही है कि हम इसकी एनर्जी हिट करेंगे। अब आप बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं कि मैं सही बोल रहा हूं? वो भी तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आपने इसकी एनर्जी हिट करोगे। जी मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से जो आप कह रहे हैं, बट द थिंग इज, देखिए आप भी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी अभी मैं भी लाइफ में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये तो है नहीं कि हमारा एनलाइटमेंट हो चुका है या हमें बहुत ज्ञान हो गया। तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि अभी हम दोनों एक्सप्लोरिंग अपने क्या कह सकते हैं स्टेज पे हैं। बिगिनर स्टेज, हाँ, एक्सप्लोरिंग स्टेज बिगनर पे, हाँ, स्टेज पे हैं। बिल्कुल। तो मैं अभी इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हूँ कि अब कि सब कुछ ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है, या फिर हमें कुछ कुछ सिचुएशन पे भगवान चॉइस देता है। तो इस चीज़ ये मेरा अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ। ओके गुरप्रीत जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। पता हम्म। है, मेरे को ना एक बात हमेशा कंफ्यूज करती है। हम्म। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास चॉइस है, खुद हम्म। के जो हम डिसीजंस लेते हैं उसकी हमारे पास चॉइस है। हाँ जी। लेकिन जो गुरु साहब ने लिखा है, जो गुरबाणी में लिखा है, हाँ जी। वो ये लिखा है, हुक्मे अंदर सबको, जी बाहर बिल्कुल। हुक्म ना कोई। जी बिल्कुल। तो इसका तो मतलब ये नहीं है कि जो सब कुछ चल रहा है वो उसके भगवान के अंडर है। सब कुछ, सब कुछ हुक्म के अंडर, उस भगवान ने जो लिख दिया हुक्म के अंडर है। तो हाँ टेक्निकली हम जो सोच भी रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो भी उसके अंडर है। ठीक है, मैं ये आपको ये बात हम थोड़ा डीपली बात करते हैं इस चीज़ पे। तो ये बिल्कुल आपने सही लगाया भी, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। ठीक है, तो एक चीज़ समझिए, उसका उसने एक नियम बना रखा है। ठीक है, अब कल को कोई कहेगा भी भाई मैं तो शराब पीता हूँ, वो भगवान का हुक्म है। ठीक है, कहते हैं कई लोग, जब भगवान का हुक्म होगा छोड़ देंगे। पता क्या है बात, उसने एक नियम बना रखा है। मान लो कोई बंदा है, वो शराब पी रहा है। ठीक है, वो रोज शराब, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, बट फिर उसका रिजल्ट क्या होता है आप बताइए मुझे। जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? किडनी फेलियर। किडनी फेलियर, घर पे लड़ाई होती है, रिलेशंस खराब होते हैं, उस बंदे की कोई इज्जत नहीं करता। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक नियम है, भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, कोई चक्कर नहीं है।
और उसका रिजल्ट भी तुझे मिलेगा। नहीं नहीं गुरप्रीत जी, बात फिर वहीं पे आके रुक गई कि कर्म तो प्री डिफाइंड है ना। ये तो हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि कर्म प्री डिफाइंड है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही बात है ना, ये थोड़ा सा एक लूप है अभी अभी। ये लूप होल है। हाँ ये अभी एक्चुअली हम दोनों ही ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं कि कर्म प्री डिफाइंड है। जी बिल्कुल। तो इस चीज़ पे अभी कोई हम ये नहीं कहेंगे भी हाँ ये चीज़ प्रूवन हो चुकी है, क्योंकि हम दोनों की अभी रिसर्च इस चीज़ पे इनकम्प्लीट है। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से यहीं रुक जाए तो बेटर रहेगा। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी इसको भी बिल्कुल। यही छोड़ते हैं। अगर अगर आपका कोई सवाल है इस हाँ चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हम आपको कमेंट्स में ही जवाब दे देंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जी अगर सवाल ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुए या थोड़े ज़्यादा हुए तो हम इस पे अलग से पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई चक्कर नहीं है हाँ वो अगर। भी कर जी सकते हैं, बिल्कुल। वो भी कर सकते हैं। हाँ। तो गुरप्रीत, आप मेरे को एक चीज बताइए। हम्म। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक सबसे ज्यादा खुशी कब फील की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए मेरे लिए अभी तक का जो मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैं, देखिए आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मेरा ज़्यादातर मेरा रुझाव जो है वो ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ों पे ही है, आर्ट होगी, ठीक है, ज़्यादा मेरा, मैं इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ, परकशन पर प्रिसाइजली। तो मैंने ये सीखना शुरू किया था अभी ऑलमोस्ट आप जब। बता सकते हैं जनता को कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप? जी मैंने तबला सीखा हुआ है। तबला, ओके। हाँ जी मैंने 3 से 4 साल तक प्रोफेशनल लेवल पे सीखा हुआ है। तो मुझे शौक चढ़ा था अभी, हाँ भी चलो वही सीखते हैं, पर जब बजाने लग गया तो भाई बहुत मज़ा आ रहा। तो मेरा फर्स्ट जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैं स्टेज पे चढ़ा था तबला बजाने के लिए। तो वो मेरे यूथ फेस्ट का था। यूथ फेस्ट जो होते हैं आपको सबको पता होगा, ये कॉलेज टाइम पे। तो मैं इसी कैटेगरी में गया था, क्लासिकल तबला प्लेइंग में। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैंने उस टाइम 2 चीज़ों पे पार्टिसिपेट किया था, तुम्हें याद होगा भैया। एक मैं प्ले में था और एक अपने इसमें था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे प्रैक्टिस की होगी और मुझे इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पे। बट मैंने समहाउ परफॉर्म किया, वो भगवान की मर्ज़ी के साथ, ठीक है। तो आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग एनी बिग रिजल्ट्स, बट मुझे, मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, मुझे कॉल आया भी भाई आजा तेरा फर्स्ट प्राइज़ आया। तो वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट था भी। वाओ, आई मीन स्टेज पे खड़े होने की वो, प्राइज़ लेने की खुशी अलग थी वो। सो फिर गुरप्रीत जी मेरे को एक बात बताइए। जो आपने तब खुशी फील की, हाँ जी। वो अभी तक आपने दोबारा फील नहीं की है अभी तक? वही बात आ जाती है ना अभी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी आपको परस्यू नहीं कर सकते इतना लंबा तक। अब मुझे जो उस टाइम पे खुशी हुई थी, आज सुन के वो उतनी खुशी नहीं होगी कि हाँ मेरा प्राइज़ आया था यार। ठीक है अब, हाँ आया था, ठीक है, इट्स गुड। बट अब बंदा, वही है बात, वही आ जाती है ना बंदे को हर टाइम पे एक से चीज़ मूव ऑन करता रहता है बंदा, एक से चीज़ दूसरी चीज़ पे। अब मैंने वहाँ पे प्राइज़ जीता, ठीक है, बहुत खुश हुआ मैं उस टाइम पे, पार्टी भी की, सब किया। बट आज अगर उस बारे में बात करो तो ठीक है भाई, अच्छी मेमोरी थी वो, बट आई हैव टू मेक मोर मेमोरीज, ठीक है। तो वही चीज़ है अभी, उस चीज़ को आप लंबे नहीं ले जा सकते। तो गुरप्रीत जी ये ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपको तब खुशी नहीं हुई जब आप हमारे साथ ट्रिप पे गए थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छी थी। तो वो एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं थोड़ा सा मेरे लिए मैजिकल था, यू कैन से मैजिकल, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था कि मैं किसी हिल एरिया पे गया था, अच्छे हिल एरिया पे गया था। वाटरफॉल के नीचे जी बिल्कुल खड़े होकर नहाए थे? हाँ, इतना 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 डिटेल में मत जाओ। इसकी तो वीडियो भी डालूंगा। तो वो बहुत मैजिकल थी क्योंकि आप स्ट्रेंजर्स के साथ जा रहे हो, नए बंदे एक्सप्लोर करते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, और आपको एक, आप अपने आप को भी जानते हो कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, ठीक है, आपकी बिहेवियर, आप अपने बारे में बहुत जानते हो
क्योंकि नेचर के करीब जाओगे, नेचर के बारे में तो जानोगे ही, नेचर को महसूस करो, बट एक जो पीस मिलता है ना वहाँ पे आपको अपने बारे में सोचने में कि हाँ अभी यार मेरी ये मिस्टेक्स है या मेरी वो है, तो वो एक बड़ा मैजिकल एक्सपीरियंस था। सो गुरप्रीत जी, मेरे हाँ को जी। आप अब एक और चीज बताइए, हाँ जी। क्या हम हमेशा खुश, मोटिवेटेड और शांत रह सकते हैं? खुश, मोटिवेटेड और शांत। हाँ, जी जैसे बिल्कुल। टेक्निकली मैं पीस की बात कर रहा हूँ कि हम्म। पीस ऑफ माइंड में रह सकते हैं हम, कि दुनिया की जो दुनिया में चल रहा है वो हमको अफेक्ट करना बंद कर दे। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। तो आपका ये जानना, आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो अगर आप हम अगर आपको मैं कहूँ भी ऐसी स्टेट वाले कोई बंदे, आपने किसी को ऑब्जर्व किया हो वो हमेशा ऐसी स्टेट में रहता है, कोई मशहूर हो चाहे ना हो, आप बताइए कोई है ऐसा बंदा? जो हमेशा शांत रहता हो? शांत रहता हर एक सिचुएशन में। मेरे हिसाब से प्रेमानंद जी हैं, मेरे हिसाब से हम्म। प्रेमानंद जी। भी बिल्कुल अग्री। और भी कई हैं, जैसे ओशो थे। ओशो ठीक है। थे। उनके वो जो भी आप उन सके बहुत आराम से एक आराम सी लय में वो बोलते थे। ठीक है। तो अगर मैं उन्हीं उन्हीं की कुछ बातें मैंने जो सुनी है वो आपको कहूँ, जो मेडिटेशन, एक जो टर्म हमारे सामने आती है मेडिटेशन। अब कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं भी यार क्या मेडिटेशन है, क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि हमने इस चीज़ को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया भी मेडिटेशन होता क्या है। ठीक है। तो ओशो ये जो है उनकी हम मैं एक बात सुन रहा था मेडिटेशन पे ही, उनका जो उन्होंने बताया भी जो मेडिटेशन का मेन मोटिव जो है वो है भी कॉन्शियसनेस को माइंड से अलग करना, जो मोटिव है मेडिटेशन का। आप अग्री करते हैं मेरी इस बात से? नहीं, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन आपको जनता के लिए आपको थोड़ा डीप समझाना पड़ेगा इसका और मतलब क्या निकलता है। देखिए, जब मान लो अब मैं इसी चीज़ को परस्यू करता हूँ कि मान लो मैंने वो स्टेट अचीव कर ली, कि मेरा माइंड जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ एक विटनेस कर रही है मेरे माइंड को। कि मान लो मेरे माइंड में आया भी मैं आज बड़ा खुश हूँ यार, ये मेरे साथ वो हुआ था। ठीक है। और मान लो मैं कल को मेरे साथ बहुत बड़ा कोई बुरा हो गया, अभी मैं बहुत दुखी हूँ उस चीज़ से। तो अगर ये चीज़ हमारी स्टेट आ जाती है तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगी, उसको ये पता होगा भी ये मेरे पे नहीं हो रहा है, ये मेरे माइंड पे हो रहा है। तो जो चीज़ मेरे ख्याल से जो है, तो ये अगर ये चीज़ ऐसी आपकी स्टेट आ जाती है तो चाहे दुख आए चाहे सुख आए या जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो, तो आपकी जो स्टेट है वो एक पीस पे रहेगी। क्योंकि जो नॉर्मल बंदा है तो वो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर भागेगा, डांस करेगा, जो भी है। बट फिर जब उसके साथ दुख होगा तो वो भी एक्सट्रीम पे ले जाएगा उसको। ठीक है। तो वो एक्सट्रीम वाली जो चीज़ है ना वो चीज़ कम हो जाती है कि आप ना खुशी पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, ना आप उसी पे दुख पे ज़्यादा रिएक्ट करते हो। तो ये मेडिटेशन जो करने का तरीका है, जो जो मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे इफ़ेक्टिव लगा है। तो मेरे क्या, कुछ लोग कहते हैं अभी मेडिटेशन आपको बहुत शांत रूम में जाना पड़ेगा या कहीं पे अंधेरे में जाके करना पड़ेगा या बैठ के या लेट के करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, बट कुछ बेसिक चीज़ जो है हर एक चीज़ में वो होनी चाहिए। जैसे भी माइंड को विटनेस करना, ये एक क्वालिटी है मेडिटेशन की, एक टेक्निक है अभी जो हर टेक्निक में आनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो मेडिटेशन नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा गुरप्रीत, पता है क्या है, कुछ लोग ना ऐसा भी बोलते हैं कि हम जब हम्म। काम कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन है। इसका आपके ख्याल में ठीक है होगा, वो मेडिटेशन है एक तरह से, हम्म। लेकिन चलिए पहले आप बताइए आपके क्या राय है इसके बारे में। नहीं, आप बताइए, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे बोल चुका हूँ तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। नहीं, आपने क्या बोला था कि है ये मेडिटेशन?
आपने तो ये बोला है ना कि अगर हम अकेले बैठ के माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो नहीं, मेडिटेशन। मैंने ये नहीं बोला भी हम अकेले बैठ के कर रहे हैं। ओके, मैं कहीं ये पे कह भी रहा हूँ बैठे अब हैं। कहीं पे भी बैठे हैं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह से मेडिटेशन है मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम जी बिल्कुल। तो क्योंकि मैं टेक्निकली तो हाँ हम यहाँ पे ऑब्जर्व ही कर रहे हैं कि हाँ दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो अब आप बताइए, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा मेडिटेशन पे थोड़ी। गुरप्रीत जी, मैं ना ये सोचता हूँ कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, हम्म काम करते अगर हमको समय का नहीं पता चल रहा, अगर हम्म समय बीत रहा है तेजी से, तो वो मेडिटेशन है। हम हम्म काम में ही इतना डूब गए हैं कि काम के अलावा कुछ है ही नहीं। और मेडिटेशन और क्या होता है मेरे हिसाब से, हम्म मतलब मेडिटेशन और क्या है? किसी चीज में डूबना, या तो खुद में डूबना भी तो मेडिटेशन ही है। हम्म तो मेरे हिसाब से तो काम में डूबना मेडिटेशन बोल सकते हैं, लेकिन उससे माइंड नहीं शांत होगा। हम्म अगर माइंड शांत करना है फिर तो खुद को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मेरे हम्म ये राय है। हम्म। आप बताइए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, वो एक तरह से एक मेडिटेशन जरूर है जो आप कह रहे हैं अभी, हाँ काम में डूब जाना है वो एक तरह से मेडिटेशन। क्योंकि उसमें भी फोकस लगता है भाई। ओके, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। जैसे मैंने भी ये चीज कईयों लोगों में देखी है। हम्म कई लोग ना दुख भरी सिचुएशन फेस नहीं कर पाते। हम्म। वो क्या करते हैं, वो काम में डूब जाते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि भी सही नहीं है मेरे हाँ, ख्याल से। वो सही नहीं है। वो हाँ तो बहुत गलत है हाँ क्योंकि वो अपने इमोशंस ही नहीं प्रोसेस कर रहा। वो हाँ इग्नोर कर रहा है अपने इमोशंस को। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल। ये कर रहा है कि मेरे को बस काम करना है, मेरा उस चीज की ओर ध्यान ना जाए। जी लेकिन बिल्कुल। जब काम खत्म होगा तब क्या करोगे? हाँ, तब तो फेस करना ही पड़ेगा। तब तो फेस करना ही पड़ेगा। तो ये काफ़ी आपने सही चीज़ बोली है। और जो अब मैं आपको अब मैं जो पर्सनली मैं जो मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ, तो वो ऑब्वियसली मैंने खुद नहीं एक्सप्लोर किया है थोड़ा सा। टेक्निक ज़रूर मैंने अपने हिसाब से मैं मोल्ड की है, बट जो बेसिक जो मैंने वो ओशो जी से ही ली है। तो उनका जो मेडिटेशन का तरीका वो यही कहते थे कि आप चाहे पेड़ के नीचे बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, अपने रूम में बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आपकी अवेयरनेस हर एक चीज़ को लेके अपने आप को अवेयर करना है, आपने अपने आप से अवेयर होना है। जैसे भी अपनी सांस की भी बात करते हैं, ब्रीथ की भी बात करते हैं, अभी अपनी सांस को भी देखो, ठीक है। बट जब आप सांस को देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अपने बाकी थॉट्स को इग्नोर करना है। आपको हर एक चीज़ से अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम सांस को देखते हैं तो थॉट्स तो आते ही हैं। हाँ थॉट्स हाँ तो धीरे धीरे प्रोसेस करना शुरू हाँ। करते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री हूँ। और जब ये थॉट्स जब आते हैं, हमको उस चीज़ का जज नहीं बनना है। ओके, जज नहीं बनना, आप हाँ, डिफाइन करिए, ये मेरे जज को नहीं समझ बनना। नहीं आई बात। जज आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं जज नहीं बनने से मेरा ये मतलब है भी, मान लो मेरे अंदर कुछ ये मेडिटेट करते ऐसा कुछ थॉट आया भी जो मुझे लगता है भी वो शायद सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपने आप से डिस्कशन करना नहीं शुरू कर देना है कि यार ये थॉट क्यों आया, या फिर ये थॉट सही नहीं है। ये मुझे नहीं बोलना अपने अंदर, या अपने अंदर ये चीज़ नहीं लानी है। क्योंकि जब हमने एंगेज करना शुरू कर दिया थॉट से कि हाँ ये थॉट सही नहीं है या ये नहीं है, तो आपने फोकस खो दिया, आपने अवेयरनेस गवा दी वहाँ पे। क्योंकि आप थॉट के साथ ही लग गए, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस आपके माइंड के साथ एंगेज होने लग गई। तो बेसिकली हमको सिर्फ थॉट्स ऐसे देखने हैं जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये बात हम क्लियर हो गई, जनता को भी क्लियर हो गई। हाँ। लेकिन आपने बात बोली कि उस समय जब आपने हम्म उस पर रिएक्ट किया हम्म तब आपने अवेयरनेस गवा दी। हम्म। अवेयरनेस कैसे गवाएगी, मतलब अवेयरनेस कैसे गवाच जाएगी, मेरे को ये मैं आपको समझाइए। बताता हूँ। मान लो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं वीएफएक्स का काम करता हूँ। तो मान लो मेरे अंदर थॉट आया भी, ऐसा कुछ आइडिया आ गया भी हाँ मुझे ऐसा कुछ 3D में ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो मेरा सारा फोकस उस थॉट पे लग गया। मेरा फोकस मेरी सांस से भी हट गया, ठीक है, और बाकी थॉट्स को वॉच करने से भी हट गया।
मेरा सारा ध्यान उस चीज़ पे लग गया कि मुझे वो ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, उसकी लाइट, उस पे लाइट ऐसी पड़नी चाहिए। तो मैंने परस्यू करना शुरू कर दिया ना उस थॉट को, तो अवेयरनेस कहाँ चलेगी? मुझे ये भी नहीं पता मेरी सांस की स्पीड क्या चल रही है, या फिर मुझे कुछ भी नहीं पता भी मेरे और थॉट्स क्या आ रहे हैं। मेरा सारा फोकस उस पे हो गया ना, जहाँ पे माइंड माइंड के साथ अवेयरनेस होगी तो एंगेज हो गया ना वहाँ पे। गुरप्रीत जी, आपने बात बड़ी अच्छी की है हम्म कि सांस की स्पीड। हम्म आप एक चीज मानते हैं कि जो ये सांस की स्पीड है, हम्म हमारे सारे इमोशंस इस स्पीड से ही कंट्रोल होते हैं। हाँ, आई एग्री विद यू। क्योंकि ये चीज़ देखी है भी, ओशो ने ये भी बात कही थी कि जब आप ये मेडिटेशन करते का यूज टू हो जाओगे इस चीज़ से, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस चीज़ में, क्योंकि ये एक दिन में करने वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैंने शुरू किया था तो 1 मिनट करना भी ये मुश्किल लगता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कब मैं थॉट्स के साथ एंगेज होना लग जाता था। तो आप इसको शुरू करिए, 1 मिनट करिए पहले, 1 मिनट फोकस बनेगा आपका, फिर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। और अब जो आपने पूछा उस पर आ रहा हूँ मैं। वो, अब जो आपने सांस की स्पीड की बात की है ना, जब हम इस चीज़ पे 1 घंटा करने लग गए या फिर आधा घंटा भी करने लग गए, तो आप एक चीज़ नोटिस करना शुरू करोगे कि आपकी सांस की जो स्पीड है, जैसे मैंने एक सांस ली है और अब मैंने जो होल्ड किया है, ठीक है, तो वो होल्ड का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये बात मैं ऑब्वियसली मेरा ज्ञान नहीं है, बट अभी एक्सपीरियंस करना मैंने ये नहीं शुरू नहीं किया है। गुरप्रीत जी, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, हाँ। क्योंकि आपने शुरू किया है, मैं लेकिन ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हम्म। आपने कभी, एक्चुअली हमारी दोस्ती को 10 साल होने लगे हैं, आपने मेरे को कभी गुस्सा करते देखे आज तक? नहीं नहीं। हमेशा मैं हंसता रहता हूँ। हम्म क्योंकि जो सांस है ना, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा टूल है हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। हम्म कंट्रोल तो चलो नहीं कर सकते, सॉरी मैं वर्ड गलत बोल गया, कंट्रोल नहीं कर सकते, गुस्से को शांत करने के लिए ये एक्चुअल वर्डिंग है। हम्म क्योंकि जब हमको गुस्सा आता है, हमारी सांस फूल जाती है। हाँ, जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तो हमारी सांस भी जो होती है वो एकदम काम एंड सूदिंग होती है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल स्लोली स्लोली। हम्म जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं उसकी चीज़ कल परसों ही मैं वीडियो को सुन रहा था, ओशो जी की थी वो, तो उन्होंने अपनी वीडियो में बोला भी जब आप इस चीज़ को परस्यू करना शुरू कर दोगे, रोज़ के रोज़ मेडिटेशन करोगे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा उन्होंने ये बताया था भी जिनका मैक्स जो टाइम था भी, हाँ, इतनी स्लो हो जाती है ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ स्पीड जो है भी, एक सांस उन्होंने कहा भी 48 मिनट तक लास्ट कर सकती है, 48 मिनट्स, नहीं, विच ये इज़ नॉट चलो बिलीवेबल। साइंटिफिक तो ये हाँ, पॉसिबल नहीं लग रहा। बिलीवेबल नहीं है, ओके मैं खुद कह रहा हूँ। ओके। बट अगर उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल से मे बी ऐसा दिन है शायद हम भी वह उस चीज़ पे अचीव कर पाए। ये तो चलो फ्यूचर की बात है, इस पर मैं वो नहीं करूँगा। बट ये अभी ये चीज़ हमने जो श्योर है कि जो हमारी सांस की स्पीड है वो हमारे थॉट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इमोशंस जो हैं हमारे हमारे जो थॉट्स हैं वो कनेक्टेड है हमारे सांस की स्पीड से। तो जैसे जैसे ये तो इसीलिए ये टेक्निक बनाई गई है कि आपका जो सांस धीरे धीरे जितना स्लो होता जाएगा, आप उतनी पीस वाली, जो आपने शुरू में बात की थी पीस वाली स्टेट, वो स्टेट धीरे धीरे ऐसे ही आएगी। और ये हम जैसे जो 25-26 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, ये उनके लिए बहुत सही चीज़ है। क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ऐसा नहीं मानता था भी यार क्या मेडिटेशन करना ये वो, हाँ, क्योंकि जो कि आज के जेंजीज ये तो हैं। हर कोई मानता है, शुरू शुरू में हाँ तो ऐसा हर कोई सोचता है, लेकिन जब वो एक बार हाँ शुरू कर दे, वही हाँ फॉर्मूला ना, 21 दिन अगर कर लिया, हाँ, बिल्कुल 21 दिन कर लिया अगर, बिल्कुल। तो उसके बाद नहीं आप छोड़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने जिस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो आप उसके बारे में क्या जानोगे या क्या बोलोगे जब तक। तो आई वुड से कि अगर आप इस पॉडकास्ट से कुछ भी लेना चाहते हो तो ये पॉइंट ज़रूर लो कि आप मेडिटेशन करना शुरू करो। एक्चुअली मेडिटेशन भी एक
नेक्स्ट प्रोसेस है, पहले अपने थॉट्स क्लियर करो आप, हाँ थॉट्स प्रोसेस करो, बिल्कुल। सॉरी थॉट्स प्रोसेस करो आप। हाँ अब अगर प्रोसेस थॉट्स, में प्रोसेस से आपका क्या मतलब है, आप थोड़ा प्रोसेस से बताएंगे? मेरा ये मतलब है, जैसे हमारे अंदर लोगों के प्रति नफरत होती है कई बार, हम्म मेरे को थी, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मेरे को कई कई लोगों के प्रति हम्म नफरत भी थी। हम्म तो मैंने वो नफरत प्रोसेस की, मैंने कहा मैं क्यों कर रहा हूं इनसे नफरत, हम्म मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों ये मेरी एनर्जी ये खा रहे हैं ये थॉट्स मेरी। बिल्कुल। तो जब मेरे अंदर ये भावनाएं आनी शुरू हो गई ना, तो वो नफरत खत्म हो गई मेरे अंदर। हम्म प्रोसेस का मेरा ये मतलब है कि हम अपनी एनर्जी किसी को ना दें। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं गुरप्रीत जी। अब जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो आई थिंक जो हमारी यूथ है, जो हम्म मतलब आई थिंक 18 से लेके 30 साल या 34-35 साल के भी जो लोग हैं, वो हम्म मेरी बात को रिलेट करेंगे। हम्म तो मैं अब ये बोलना चाह रहा हूं, जो आजकल का हमारा इन्वायरमेंट बन चुका है, हम्म तो इसमें आई थिंक बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। ये आप हम्म, मानते हो बात? जी बिल्कुल। और मैं ये सोचता हूं कि इसका कहीं ना कहीं कारण या तो कम सैलरीज है अच्छा। या अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ जी। मानते हो ये आप बात? हाँ कह सकते हैं बिल्कुल। अल्टीमेटली डिजायर तो पैसा ही है ना फिर। डिजायर तो वही है ना कि ज्यादातर बंदे जो हैं अभी मोस्टली पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ओके। कोई कह रहा है भी मुझे जॉब से अच्छी जॉब लग जाएगी तो अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। कोई कह रहा है भी मुझे बिजनेस, मेरा बिजनेस कामयाब हो गया तो अच्छे पैसे आएंगे फिर। अल्टीमेटली गोल तो पैसा ही है ना, डिज़ायर है, डिज़ायर को सेटिस्फाई करना। तो बात ये हम ये कह सकते हैं भी है ये रिलेटेड मेडिटेशन से ही है, क्योंकि जब आप वो स्टेट जो हमने अभी बात की है अचीव करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप डिज़ायर्स के पीछे कितना भाग रहे हो, अपनी अपनी लाइफ को कितना तबाही लेवल पे आप लेके गए हुए हो जस्ट टू सेटिस्फाई योर डिज़ायर्स। गुरप्रीत जी सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, हम्म लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसको ना अब मेडिटेशन के पर्सपेक्टिव से ना देखें। हम्म मैं अब चाहता हूं कि हम इसको एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखें। जी बिल्कुल। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हाँ जी। वो हर साल आई थिंक लाखों बच्चे पढ़ा रहा है, हम्म लाखों बच्चे पास आउट होते हैं हर साल। जी बिल्कुल। और लेकिन जॉब्स इतनी है नहीं। हम्म तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं ये गलती कर रहा है कि जो बच्चे का एक्चुअल पोटेंशियल है, हम्म उसको बच्चे को वो नहीं मिल रहा। हम्म, अब जैसे मैंने एमसीए की है, जी। ठीक है, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट मैं बहुत ही हम्म, एवरेज स्टूडेंट हूँ। ठीक। मेरे लिए अब जॉब कहाँ है, मेरे को बताओ, हम्म होगी क्या मेरे लिए जॉब? अगर होगी भी तो कितनी, 10-12 हजार से स्टार्टिंग है बस। जी बिल्कुल। इतने में आपको पता है आज के जमाने में गुजारा नहीं होता। नहीं बिल्कुल। देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हम मेनली जो आजकल फोकस हुआ पड़ा है वो एक तो अच्छे नंबर लाने में, ठीक है। और दूसरा ये हो गया अभी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे। हमें स्कूल में या कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जा रहा अभी पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली है तो गोल पैसा कमाना ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बट स्कूल्स में ये सिखाया नहीं जा रहा अभी पैसा कैसे कमाया जाए। स्कूल में बस हमको ये सिखाया जा रहा है कि किसी के अंडर काम कैसे करना है। हाँ, और किसी के अंडर काम करके आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। ये तो सच्चाई है। बट मुझे जो ऐसा पर्सनली फील होता है, भाई मैं भी तो पढ़ा हूँ ना स्कूलों में कॉलेजेस में, हम भी तो पढ़े, हम दोनों पढ़े हैं यार। बट द थिंग इज मैंने कभी नहीं सीखा भी, कभी सिखाया जा रहा होवे भी आप ये, कभी किसी कॉलेज में ऐसा सिखाया जाए कि आप ये चीज़ पे काम करें या इस स्किल पे काम करें भी आपका वो, इससे आपको पैसे कमाए जाएंगे आप। गुरप्रीत जी सॉरी मैं आपको हाँ काट जी। रहा हूँ, मेरे को जो एक चीज फील हुई ना, हम्म सबसे बुरी चीज मेरे को क्या फील हुई, हम्म कि मैंने पहले तो 5-5.5 लाख ला के लगाकर, हाँ जी। 5-5.5 लाख हाँ जी। हाँ लगाकर जी। पहले तो मैंने डिग्री की। हम्म उसके बाद भिखारियों की तरह मैं जॉब मांगने जा रहा हूँ हाँ रिज्यूमे लेकर अपना। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने पेरेंट्स के मेहनत की कमाई लगाई है उस पर, 4-5 लाख छोटी अमाउंट थोड़ी होती है, ठीक है।
तो कईयों को तो 30,000 देने भी मुश्किल लगते हैं भाई महीने के, ऐसा भी है। तो तो ये मतलब आपने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हम खुद ही पैसे दे रहे हैं और खुद ही भीख मांग रहे हैं जॉब्स की। बहुत ये आज जो सिस्टम बना हुआ है ये बहुत ख़राब सिस्टम बना हुआ है। तो ये आपने बात बड़ी सही बोली है कि 4-5 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता है, ठीक है? तो हम 4-5 साल पैसे देते हैं, 4-5 लाख रुपया देते हैं और 2-3 साल मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, असाइनमेंट के ढेर लगे होते हैं, ठीक है? आपको भी पता है और ये सबको पता है भी, जो असाइनमेंट्स हम 30-30 40-40 पेज की लिख के लाते थे, तो मैडम क्या करते थे, बस चेक करके उसको साइड पे रख देते थे और वो रद्दी में जाती थी ना। तो अब हमने उससे सीखा तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? तो और जो पेज बर्बाद हुए वो अलग से। ये जरूर सीखे असाइनमेंट कॉपी कैसे करनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो देखते ही नहीं थे ना खोल के, वो तो बस खोला और साइन किए, बात खत्म। तो एक ये शुरू से ही हमें ये बड़ा सिखाया गया है भी, हमारा जो माइंड रिजिड हो चुका है, ये रिजिड नहीं कह सकते भी, लिमिट हो चुका है, लिमिट हो चुका है उस चीज़ पे भी, हमें नौकरी ही करनी है या फिर उसी उतनी सैलरी 30-10 हज़ार भी मिल रही है तो बहुत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे 10 हज़ार मिले यार फटाफट दे, मुझे जॉब करनी है। और कईयों की डिज़ायर ये है भी नहीं यार, मुझे 40-50 हज़ार से करना है, ठीक है? तो वो ये चीज़ है भी, कॉलेजेस ये चीज़ नहीं सिखा रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो हमें ये, एक तो ये कमी है, और दूसरी बात भी बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से ही मैं कह लूँ, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम जो एक बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। जैसे भी अब छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, उनकी खेलने कूदने की उम्र है, जहाँ पर बच्चे को अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता है, उसे ये एक्सप्रेस ही नहीं करना आता है, उस एज में हम बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं। ये आपकी बात तो बड़ी सही है, ऐसा कुछ जर्मनी में है ना रूल की? नहीं, जर्मनी में नहीं, जर्मनी का मुझे नहीं पता, ओके। बट मुझे स्पेसिफिकली जो पता वो हाँ, फिनलैंड। सॉरी सॉरी, फिनलैंड, फिनलैंड, हाँ, यस यस। तो फिनलैंड में उनका ये एजुकेशन का बड़ा अच्छा रूल है कि 7 साल का बच्चे से पहले उन्होंने एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं करनी है। उनके उनके बच्चों के डे केयर होते हैं, ज़रूर होते हैं अभी, यहाँ पे बच्चे बेसिक चीज़ें जैसे हमारे प्ले भी होता है, तो 7 साल की उम्र तक वो पढ़ाई परस्यू नहीं करते हैं, क्योंकि माइंड को थोड़ा टाइम तो चाहिए ना हर एक चीज़ को डेवलप करने में, इमोशंस इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, अपना थोड़ा सा डिसिप्लिन कैसे होना है, या फिर अपनी लाइफ को थोड़े से तरीके से कैसे जीना है, वो एटलीस्ट थोड़ा डेवलप होना तो शुरू होता है ना। गुरप्रीत जी, मैंने एक चीज ना और फील की, जैसे अब बच्चे को हम नर्सरी में पढ़ाते हैं, वो जब पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं ना स्कूल में, तब मेरे हिसाब से बच्चे को अबेंडनमेंट इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, आप ये एग्री करते हैं? हाँ, रोते ही हैं बच्चे, बच्चे सबने रोते देखा ही है। बिल्कुल रोएंगे हाँ, यार, अभी हाँ, तक तो माँ बाप से अलग ही नहीं हुए थे। हाँ, लेकिन 7 साल के बच्चे को थोड़ी अकल होती है, उसको पता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ, उसको ये इतना चीज़ को अवेयर होता है ना कि हाँ मैं नई जगह पे आया हूँ, अब मुझे नई चीज़ शुरू करनी है, यहाँ पे सीखना शुरू करना है। बट जो हम मेरे ख्याल से 3 से 4 साल के बच्चे को डाल देंगे तो वो, उसको उसने कभी दुनिया ही नहीं देखी, उसकी दुनिया तो उसका घर है ना, या फिर उसका मम्मी का घर लगा लो, उसके जो रिश्तेदार के घर हैं, उसके लिए तो वो दुनिया है उसकी, या टीवी हो गया या मोबाइल हो गया, उससे उसकी यही पता है, उसे उसे नहीं पता अभी स्कूल में जाना होता है या क्या करना है, ठीक है? पर अब 7 साल बच्चा रहेगा घर पे, उसे कुछ तो पता चलेगा भी, हाँ सोशल मीडिया पे, हाँ बच्चे स्कूल जाते हैं या कुछ होता है ऐसा, तो वो मेंटली थोड़ा रेडी तो होगा ना। जहाँ पे बच्चे को, अब मान लो 4 साल का बच्चा है कोई, चले गया नर्सरी में, जाके बैठ गया, उसके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे मम्मी को मिलना है या अपने पापा को मिलना है या उनके साथ खेलना है, उसके माइंड में तो यही चल रहा है ना, तो वो पढ़ेगा क्या?
और दूसरी बात, एक और जो मैंने चीज़ नोटिस की है अभी, जो बच्चे नॉर्मली होते हैं ना, उनको लिखने में उनका हाथ दर्द होता है, होता है ना, तो उनके मसल डेवलप नहीं होते हैं। वो अगर कोई बच्चा कह रहा है ना कि मुझे मेरा हाथ दुख रहा है लिखने में, तो जेन्युइनली दुख रहा है उसका, वो बहाने नहीं लगा रहा है। और हम नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो यही करते हैं कि यार बहाने कर रहा है, जैसे ज़बरदस्ती लिखाते हैं, जो कि बड़ा मेंटल हेल्थ पे भी बच्चे को वो डालता है भी, यार मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। वो डर जाता है बच्चा भी, हाँ भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो शुरू से ही उसके माइंड को स्टडीज़ को लेके एक बर्डन बन जाता है। तो ये आजकल के बच्चे जो कहते हैं ना भी एवरेज हैं, जब पढ़ते नहीं हैं, वो उनका माइंडसेट यही हो जाता है भी यार ये तो बर्डन है। बिल्कुल। क्योंकि हमने शुरू से ही बच्चे को जबरदस्ती कह दिया भी तू कर तू कर तू कर, तो उसके माइंड में ये हो गया भी यार वो उतना ही भागेगा उस चीज़ से, है ना। आप अग्री करते हो ना इस नहीं चीज़ नहीं, से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्योंकि मैंने भी ये सब फील किया है, क्योंकि इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कह रहा भी या मैंने बच्चों को देखा है या ऑब्जर्व किया, देखा भी है और खुद भी फील किया। क्योंकि उस टाइम पे उसके बच्चे के मसल इतने डेवलप नहीं है कि वो इतना लिख सके। तो 7 साल की उम्र होगी तो उसके अच्छी बोन्स डेवलप हो जाएंगी, मसल डेवलप हो जाएंगे, सारा मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी बच्चा पूरा फिट हो जाता है 7 साल की उम्र तक पढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम को ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि जो एडमिशन एज है वो थोड़ी सी बढ़ाए हमारे इंडिया के। एडमिशन एज भी बढ़ाएं, और जो बच्चे का एक्चुअल पैशन है ना, हाँ उसको निखार के बाहर लाएं। हाँ यहाँ पे तो ऐसे हो रहा है जैसे अगर आपको पास होना है तो 33% लाने पड़ेंगे। चाहे वो, जैसे एक मेरे पास ना एक मीम आई थी अच्छा कि एक बंदर है, एक मछली एक बोल में है, अच्छा तो टेस्ट क्या था, जो पेड़ पे चढ़ गया वो जीत गया। अच्छा गुरप्रीत जी, अब हम पॉडकास्ट के आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं। हाँ जी। ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, और हो सकता है ये बोलने पर मेरे को गालियां भी पड़ जाए। तो ये टॉपिक ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हाँ जी ये जो 90s किड्स है ना, हाँ जी हाँ जी इनके पेरेंट्स की भी गलती है। क्योंकि ये अपने बच्चे को इतना पुश करते हैं कि तू ये कर तू ये कर तू ये कर, वो हाँ बच्चा जी, हाँ खुद जी। तो सोच ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं इस चलो टाइम से मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ जी हाँ जी मेरे साथ तो नहीं हुआ कुछ ऐसा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोल रहे हैं कि तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, वो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स इंटेंशनली ये सब कर रहे हैं। मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंटेंशनली तो चलो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ समझिए ना, उनकी अगर हम उनके पर्सपेक्टिव पे जाके सोचें तो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं कर पाया, मेरा बच्चा कर ले। और कह सकते हैं भी इतना गलत भी नहीं है ये सोचना, बट आप इस चीज़ को परस्यू करते हुए आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो कि आपका बच्चा एक ह्यूमन बीइंग है, उसका एक खुद की कैपेबिलिटी है, उसके खुद के इंटरेस्ट हैं, और आप उस चीज़ को ओवर रिटन करके आप अपने सपने उसके ऊपर डाल रहे हो। पेरेंट्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए। और ऐसे ठीक है भाई, इमोशनली होता है भी, हाँ भी मेरा बच्चा भी मेरी जगह मेरे अचीव करे जो मैं नहीं कर पाया, बट उन पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। और ये मैं चीज़ कहूँ कि पेरेंट्स यूजुअली ना बच्चे को बचपन से ही ये चीज़ की कमांड देते हैं कि तुम्हें ये चीज़ सोचनी है, ठीक है, ये चीज़ पे बिलीव करना है, ये चीज़ पे करना है, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, ठीक है। बच्चे को ये फ्रीडम नहीं मिलती है कि वो खुद एक्सप्लोर कर सके इन चीज़ों को। कि अगर अगर मान लो किसी का बेटा है या लड़की है, तो वो उन्हें कहेंगे भी हाँ ये हमारा भगवान है, हम इसी को मानते हैं और तुम्हें भी इसी को ही मानना है। तो मतलब जो खुद के बिलीव्स हैं वो थोपना एक तरह से हाँ हो गया, थोपते हैं। हाँ,
और अगर हम कल को कहें कि भाई तुम इस धर्म को क्यों तुमने चूज किया और कोई क्यों नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने कहा था इसलिए मैंने कर लिया, बट तुम्हारा कोई चॉइस नहीं था और तुम्हें ये भी नहीं पता तुम क्यों मानते हो। ठीक है, और यही नहीं चीज है ना। गुरप्रीत जी, ठीक है वो आपकी बात, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो हमको आइडेंटिटी भी मिली है, हम्म। ये तो पेरेंट्स से ही मिली। आपका तो नाम भी आप खुद से थोड़ी हाँ रखा है, आपके पेरेंट्स ने रखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज़, मैंने थोड़े दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, काफ़ी वायरल हुई थी वो वीडियो। तो उसमें क्या है भी, एक बेटा है और उनके फादर हैं। तो उनका बेटा वैसे ही प्रैंक कर रहा था कि वो है हिंदू हिंदू परिवार से, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। तो उसने अपनी दाढ़ी शेव कर ली सारी, सिर्फ मूछें रखी, और अब वो अपने फादर के सामने चला गया वैसे वीडियो बनाने के लिए, प्रैंक करने के लिए, फनी प्रैंक। उसके फादर ने उसको इतनी ज़ोर से चपेड़ मारी है इतनी सी बात पे भी उसने शेव कर ली। उसका बच्चे का मुंह देखने वाला था भी ये मेरे साथ क्या हो गया। और मैं देख रहा था भी कमेंट सेक्शंस में उस पे लोग हंस रहे हैं। तो आप सोचिए जिसके साथ ऐसा हुआ है, वो अपनी वीडियो कहीं पेज पे वायरल हुई देख रहा है, उसके साथ उस पर लोग हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप सोचिए ज़रा उस बच्चे की मेंटल स्टेट का क्या हो। देखिए आप खुद ही सोचिए ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बच्चों, पेरेंट्स पेरेंट्स जो गाइड करते हैं वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स हैं उन्हीं से सीखेंगे बच्चे। बट उसको इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो खुद अपने हैंड पे एक्सप्लोर कर सके। उसको उसको ये सिखाया जाए कि सोचना कैसे है, ये नहीं सिखाया जाए कि क्या सोचना है। या क्या करना है, हाँ कैसे करना है, ये सिखाया हाँ जाए। हाँ। अगर ये सिखाएंगे तो आपका बच्चा एक सोसाइटी में एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा होगा। हम्म। और एक और चीज़ है कि आजकल जो मदर ला लो या फिर पेरेंट फादर लगा लो, वो हर एक चीज़ पे कुछ भी अगर उनका बच्चा नया करना चाहता है या कुछ भी करने जाता है तो उसको क्रिटिसिज्म बहुत देते हैं। अगर मान लो छोटे से, और ये छोटे से छोटे काम की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो अगर किसी फादर ने अपने बेटे को बोला कि यार ये मान लो नल खराब है घर का, वो ठीक कर दे तू, ठीक है, या फिर कुछ और काम कह दिया। ये छोटे छोटे काम की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा सारा स्ट्रक्चर बनता है ऊपर, जो पूरा हमारे बिहेवियर का। तो मान लो किसी फादर ने कह दिया भी यार ये काम कर दे, और उसे देर लग रही है वो काम करने में, क्योंकि समझेगा ना पहले प्रॉब्लम है क्या क्या है, जो जो भी है। मान लो यूजुअली टाइम से उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका फादर बोले क्या यार तेरे से इतना काम नहीं हो रहा है, जैसे तुझे कोई काम कह दूँ भी तुझसे काम ही नहीं होता है। तो ये उसने हर एक बेटे के लिए जो फादर है वो एक हीरो होता है, या फिर आप कह लो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन होता है। ठीक है, अगर वो क्रिटिसिज्म दे रहा है ना, तो बच्चे लड़के या लड़की के दिमाग में वो बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्ट करता है। और बंदा, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे ये मैंने साइकोलॉजी से पढ़ा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है कहीं पे। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। वो अपनी लाइफ का जो एक होता है ना कि ठेका है वो लोगों को दे देता है। वो कहते हैं, हाँ जी। गुरप्रीत जी, ये आप इतने डिटेल में बता रहे हो, मेरे को तो ये खुद का ही एक्सपीरियंस ही लग रहा है ये। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मेरी हैबिट है रीड करना चीज़ों को, ओके। तो पढ़ते रहते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि ये कंसर्न है ना सोसाइटी का इस टाइम पे। ओके। तो लगता है, हाँ बाकी ये कह लो कि इंडियन फैमिली है तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हर एक कोई करता है ये चीज़। ठीक है, तो मेनली बस यही मुद्दा है कि पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि सोचना कैसे है, करना कैसे है, क्या करना है या क्या सोचना है ये मत सिखाएं। और आपने बहुत ही अच्छी बात की है। हाँ, ये मैंने एक्चुअली किसी बुक में रीड किया है। ओके। तो हम ये नहीं कहेंगे भी मेरे खुद की थी, बट हाँ इस चीज़ ये चीज़ बहुत अच्छी बात है जो मैंने सीखी है। और मैं ये चाहता हूँ भी आप भी सीखिए कि क्योंकि आप भी आगे जाके अपनी फैमिलीज बनाओगे। तो जब बच्चा पैदा करना है तो ये नहीं सोचना भी यार चलो हो गया बच्चा पैदा, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बनना है। क्योंकि बच्चा तो हर कोई पैदा कर लेता है, माँ बाप कोई कोई बन पाता है। वाह,
गुरप्रीत जी बहुत ही अच्छी बात की आपने, जी थैंक यू। लेकिन अब हम पॉडकास्ट का अंतिम समय आ गया है। हाँ नहीं, हाँ नहीं। तो काफी लंबा चले गया पॉडकास्ट आई थिंक। नहीं इतना लंबा सोचा नहीं था मैंने जाएगा, लेकिन कन्वर्सेशन आपसे बहुत अच्छी हुई। नहीं, बहुत मज़ा आया यार आपके पास बात करके, क्योंकि अगर, और मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुने, क्योंकि आजकल के जो जितने टॉपिक हैं वो इस चीज़ में कवर हुए हैं। कि आपने बहुत अच्छा ये बात की है कि आजकल आज की जो पॉडकास्ट है बहुत मुझे मज़ा आया एक्चुअली सच्ची में। ठीक है, और जो आजकल के जो टॉपिक हैं हमारे यंगस्टर्स की जो प्रॉब्लम्स है इस चीज़ में डिस्कस हुई हैं। बिल्कुल हुई है। तो ये मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनको आप लगता है कि हाँ वो भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हेल्प होगी इस चीज़ से आपकी। तो आई थिंक दैट्स इनफ टुडे। तो चलिए अब हम अब हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं यहीं पे। हाँ। और मेरी जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी रिलीज होगी, तो आप ट्यून इन रहिए। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।